हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हर्ष आउटकम क्लासेस में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 11th में दो बुक हैं सोशियोलॉजी के। पहला बुक का पहला अध्याय है समाजशास्त्र एवं समाज। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में यही बताया गया है समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और समाजशास्त्र एक नए विषय के रूप में कैसे आया। और फिर उसके बाद समाज के बारे में बताया गया है, समाज क्या है। और आप सोसाइटी में ही रहते हैं, हम सब सोसाइटी में रहते हैं, तो हर बंदे को ना ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा समाज के बारे में कौन जानता है। लेकिन उससे पूछ लो भाई समाज है क्या, समाज की परिभाषा क्या है, वो नहीं बता पाएगा। और हम सबको ये गुमान होता है कि मुझको बहुत ज्यादा पता है सोसाइटी के बारे में। तो ये थोड़ा सा ये जो पहला अध्याय है ना, ये समाजशास्त्र के जो बेसिक हैं, फंडामेंटल हैं, उसे क्लियर करता है। बताता है समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है और समाज की परिभाषा क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा इस चैप्टर में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक शामिल है, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है परिचय। परिचय में बेसिकली क्या बताया गया है, परिचय में यही बताया गया है कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे उसी का सार। बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो पूरे इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं उसी का सार दिया है परिचय में। और आपको बता दूं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये क्या बता रहा है। मैं हिंदी का बुक पढ़ रहा हूं, या अगर इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो उनको लगेगा यार मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं केवल। ये क्या क्या ये कह क्या रहा है, ये समझ ही नहीं आता किसी को। तो ये एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली एनसीईआरटी बच्चों के लिए या स्टूडेंट के लिए बनाया ही नहीं गया है, ये बनाया गया है टीचरों के लिए। टीचर इसे पढ़ें, कॉन्सेप्ट समझें और उसे आसान तरीके से बच्चों को समझाएं। तो ये है इसमें एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है, ये सबको फेस करना होता है। तो इसमें हमारा परिचय है, उसके बाद हम पढ़ेंगे परिचय, समाजशास्त्र का परिचय। मतलब समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद हमारा टॉपिक है समाज और उसकी विशेषताएं। समाज क्या है, समाज की परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे समाज में बहुलताएं एवं असमानताएं। अब ये बहुलता नया शब्द है, ऐसा लगता है बहुत कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। जब इसका नंबर आएगा, क्रम से हम पढ़ेंगे, तो ये बहुत आसानी से आपको समझ आने वाला है। उसके बाद असमानता क्या होती है और कितने प्रकार की असमानता होती है। जैसे आपने सुना होगा भारत में सामाजिक असमानता भी है, आर्थिक असमानता भी है। आर्थिक की तो बात ही मत सोचो, इतना लेवल पर असमानता है, इतने लेवल पर असमानता है कि पूछो मत भाई। बहुत लेवल पर, मतलब बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो रहे हैं सिर्फ कुछ लोगों के पास, और कुछ लोग उससे वंचित हो जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी में भी। तो इसको भी हम समझेंगे थोड़ा, असमानता क्या है। उसके बाद समाजशास्त्री कल्पनाएं। अब ये समाजशास्त्री कल्पनाएं क्या होती हैं, कौन सी कल्पनाएं हैं समाजशास्त्री, समाजशास्त्री कल्पनाएं कौन से हैं और कौन कौन से ऐसे समाजशास्त्री हुए हैं जो बताते हैं कि व्यक्तिगत मुद्दे कौन से होते हैं और जनहित के मुद्दे कौन से होते हैं। और व्यक्तिगत मुद्दे से क्या आशय है, अर्थात व्यक्तिगत समस्या से क्या आशय है। उसके बाद जनहित के मुद्दे कौन से होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र और समाज सामान्य बौद्धिक ज्ञान। मतलब सामान्य बौद्धिक ज्ञान से समाजशास्त्र कैसे अलग है, कैसे सामान्य बौद्धिक ज्ञान से समाजशास्त्र अलग है। उसके बाद हमारा टॉपिक है बौद्धिक विचार जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। अगला टॉपिक है कि वो कौन से बौद्धिक विचार हैं। जैसे आपने सुना होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद नए नए विचार आए, स्वतंत्रता, समानता, गणतंत्र, बंधुत्व। तो वो सब विचार कैसे समाजशास्त्र की उत्पत्ति में सहायक हैं, समाजशास्त्र के विषय को जन्म देने में कैसे सहायक हैं वो। फिर अगला टॉपिक है वे भौतिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। मतलब ऐसे कौन से भौतिक मुद्दे हैं जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति में सहायक हैं। जैसे आपने सुना होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। अब ये औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप में हुआ, फिर धीरे धीरे, सबसे पहले तो इंग्लैंड में हुआ था, फिर धीरे धीरे यूरोप में फैला, फिर पूरे वैश्वीकरण के दौरान पूरे विश्व में ये हुआ। तो ये हमारा टॉपिक हो जाएगा कौन से भौतिक मुद्दे हैं जो समाजशास्त्र विषय के उत्पत्ति में सहायक हैं। फिर अगला टॉपिक है हमें यूरोप में समाजशास्त्र के विकास और आरंभ को क्यों पढ़ना चाहिए। हमें यूरोप में समाजशास्त्र और विकास, समाजशास्त्र के विकास को क्यों पढ़ना चाहिए। भाई हम तो इंडिया में रहते हैं, तो हम इंडियन सोसाइटी को स्टडी करें ना, यूरोप को क्यों स्टडी करेंगे। हम जानेंगे क्यों यूरोप के भी समाजशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है हमें।
हमें पढ़ने की क्यों जरूरत है यूरोप के सोसाइटी को। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है भारत में समाजशास्त्र का विकास। अब अगला टॉपिक है भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से समाजशास्त्री हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक हैं एम.एन. श्रीनिवास दास, बहुत खतरनाक यार, क्या मतलब कॉन्सेप्ट देते हैं। उन्होंने जाति के बारे में एक बात बोला था, जो इंडियन सोसाइटी में जाति व्यवस्था पाई जाती है उसके बारे में क्या गजब कॉन्सेप्ट दिया था। और यूरोप के भी बहुत सारे हुए हैं मतलब समाजशास्त्री, जैसे आगस्टे कॉम्टे, इमाइल दुर्खिम, और उसके बाद एक हैं सीएस करके हैं, इमैनुअल सीएस। तो बहुत सारे यूरोप में भी समाजशास्त्री हुए हैं और भारत में भी अच्छे अच्छे हुए हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। भाई अब समाजशास्त्र क्या सिर्फ समाजशास्त्र तक सीमित है कि इसका संबंध अन्य विषय क्षेत्रों से भी है। ये अन्य विषयों को भी इसमें शामिल करता है, जैसे अर्थशास्त्र को भी शामिल करता है, क्या ये इतिहास को भी शामिल करता है, क्या ये राजनीति विज्ञान को भी शामिल करता है, तो क्या दूसरे विषय से भी समाजशास्त्र संबंधित है। बेसिकली इस टॉपिक में यही बताया गया है कि क्या समाजशास्त्र का संबंध अन्य विषयों से भी है। जैसे हम समझेंगे समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र क्या संबंध है, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, उसके बाद पढ़ेंगे इतिहास से क्या संबंध है, उसके बाद यहाँ होना चाहिए राजनीति विज्ञान, फिर हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान से क्या संबंध है। तो ये सब मतलब जो लिंक है समाजशास्त्र का अन्य विषयों से उसको हम स्टडी करेंगे। तो आई होप हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको समझ आया होगा। मैंने इस चैप्टर में जो भी टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताया, ताकि आप आगे अगर पढ़ें टॉपिक को तो आपको एकदम अचंभित ना लगे कि ये क्या हो गया, ये क्या नया टॉपिक आ गया। तो एकदम सिंपल है। तो हम उठाते हैं सबसे पहले परिचय को, देखते हैं इस चैप्टर के परिचय में क्या क्या बातें कहा गया, कौन कौन सी बातें कही गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अगले स्लाइड पर हम आते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं परिचय को। तो यहां हेडिंग हम डाल देते हैं परिचय। देखिए इस चैप्टर के परिचय में एनसीईआरटी पहली लाइन ये कहती है कि मनुष्य समाज में रहता है, वह विभिन्न धर्मों से जुड़ा होता है, विभिन्न जाति से जुड़ा होता है और विभिन्न प्रकार के परंपराओं से जुड़ा होता है। जैसे आप और हम हैं, तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां विभिन्न धर्म किसी ना किसी धर्म से जुड़े हैं, किसी ना किसी परंपरा से जुड़े हैं। तो आप तो ये जानते हैं। तो अगर हम किसी ना किसी धर्म से जुड़े हैं सोसाइटी में रहते हुए, तो हम जो भी फैसले हम लेते हैं वो सिर्फ हमारे फैसले नहीं होते, वो समाज के भी फैसले होते हैं। अर्थात आपके फैसलों पर समाज की प्रभाव रहता है, समाज का प्रभाव रहता है। अब आपको समझ आएगा ये क्या बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, एक उदाहरण से समझाता हूं। आप कह सकते हैं जो मतलब जिस उदाहरण में आपको रुचि होता है मैं वही उदाहरण लेता हूं। अभी आप देखना, जैसे मान के चलिए ये एक लड़का है और ये एक लड़की है। ये दोनों मतलब पढ़ाई करते हैं कॉलेज में, ठीक है, ये कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। अब इनके बीच में हो गया प्रेम। तो अब मान के चलो इनकी जाति अलग है, इनकी जाति कुछ और है और इनकी जाति अलग है। अब दोनों लोगों की जाति अलग है। अब इन्होंने कुछ देर साथ रहा और फैसला लिया कि भाई अब हम दोनों को एक हो जाना है, मतलब हमें अब शादी कर लेना चाहिए। तो इन्होंने जब विवाह का फैसला लिया, विवाह करने जा रहे थे, तभी वहां आ गया समाज। अब समाज कहेगा ओ भाई रुको, भाई रुको, तुम ऐसे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा समाज इंटर कास्ट मैरिज को अलाउ नहीं करता। तो ये समाज की एक परंपरा है। उस समाज में ये परंपरा है कि भैया अंतर जाति विवाह नहीं होगा, मतलब अंतर जाति विवाह नहीं होगा। अब जब अंतर जाति विवाह नहीं होगा तो क्या ये लोग शादी कर पाएंगे। अब मेरा मूल उद्देश्य क्या है, मेरा मूल उद्देश्य ये है आपको बताने का कि भैया अगर आप सोसाइटी में रहते हो, अगर आप समाज में रहते हैं, तो आप किसी न किसी धर्म से जुड़े हैं, किसी न किसी जाति से जुड़े हैं, किसी न किसी परंपरा से जुड़े हैं। और अगर आप किसी न किसी जाति, किसी न किसी धर्म, किसी न किसी परंपरा से जुड़े हैं, तो आप स्वतंत्र नहीं हैं, आपके फैसले स्वतंत्र नहीं होते, उस पर समाज का भी प्रभाव होता है। तो समाज का भी प्रभाव होता है। अब आप यहां देख सकते हैं इस उदाहरण के जरिए कि कैसे इन दोनों के फैसले को समाज प्रभावित कर रहा है। तो
एनसीईआरटी पहला मतलब ये परिचय में ये पहला कॉन्सेप्ट यही कहती है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो संवाद करता है, सामाजिक संबंध बनाता है, तो उस हिसाब से वो स्वतंत्र नहीं होता, वो समाज के प्रभाव में रहता है, क्योंकि वो किसी न किसी जाति से, किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ होता है। फिर अगला बात कहता है एनसीईआरटी, अगला बात ये कहता है, ये तो हमारा पहला बात हो गया कि मनुष्य समाज से प्रभावित होता है या फैसले स्वतंत्र नहीं होते। दूसरा बात एनसीईआरटी कहता है कि देखो भैया, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जो देखते हैं, जैसे परिवार, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में परिवार को देखते हैं, उसके बाद हम विवाह को देखते हैं, लेकिन हम सब इन पर सवाल नहीं उठाते कि भैया ये परिवार बना क्यों है, आखिर ये परिवार क्यों बना और ये विवाह क्यों बना, क्यों ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ी। लेकिन समाजशास्त्र वही प्रश्न उठाता है इन पर कि आखिरकार परिवार क्यों बना और इसकी जरूरत क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है, विवाह क्यों बना, इसकी जरूरत क्यों है। तो ये समाजशास्त्र प्रश्न उठाता है, जबकि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में ये सब देखते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन इन पर प्रश्न नहीं उठाते। विवाह को भी देखते हैं, अपनी आंख से देखते हैं, लेकिन इन पर प्रश्न नहीं उठाते, भाई ये विवाह जैसी संस्थाएं क्यों बनी, परिवार जैसी संस्थाएं क्यों बनी, जबकि समाजशास्त्र इन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि भाई ये क्यों बनी और ऐसा क्यों व्यवस्था किया गया। फिर एनसीईआरटी में अगला टॉपिक है, इसी परिचय में कहता है एनसीईआरटी कि भैया देखो, समाज का अध्ययन करता है और समाज को समझाता भी है। एनसीईआरटी अगला बात कहती है परिचय में कि जो समाजशास्त्र है, ये क्या करता है, समाज को समझने की कोशिश करता है और फिर इसे समझाने की कोशिश करता है, समाज को समझने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है। उदाहरण ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि जैसे ये क्या करता है कि ये जैसे बोलता है कि समाज कैसे बनता है या परिवार कैसे बनते हैं, परिवार बनने के पीछे कौन सा कारण है, तो आप पढ़ेंगे पाएंगे परिवार बनने के पीछे विवाह जैसे कारण है, विवाह होता है लोगों का, फिर परिवार बनता है। फिर समाज में नियम और व्यवस्थाएं कैसे बनती हैं, समाज में नियम और व्यवस्थाएं कैसे बनती हैं, तो ये बेसिकली एनसीईआरटी तीसरा बात ये कहता है कि समाजशास्त्र समाज को समझने का प्रयास करता है और उसे समझाने का प्रयास करता है। तो तीसरा बात हमने आपको बताया कि परिचय में क्या कह रहा है। अब हम बात करते हैं चौथे बात की कि मतलब एनसीईआरटी चौथा बात क्या कह रहा है समाज के बारे में। देखिए, आप देखे होंगे, आप जिस भी समाज में रहते हैं वहां बहुत सारी विविधताएं होती हैं, बहुत सारे जाति के लोग होते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग होते हैं, तो समाज में विविधता होती है, समाज में विविधता होती है। विविधता मतलब अलगाव, मतलब जैसे मान के चलो कि आप गांव में रहते हैं और कोई व्यक्ति है शहर में रहता है, तो गांव और शहर का समाज बिल्कुल अलग होगा, गांव और शहर का समाज बिल्कुल अलग होगा। गांव के लोग समाज के लोगों से ज्यादा संवाद करते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से जुड़े रहते हैं, जबकि शहर के लोग बहुत ज्यादा नहीं जुड़े होते, बस आसपास के लोगों से ही जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर संवाद अधिक होता है, यहाँ संवाद कम होता है। तो समाज में विविधता होता है। अब जब समाज में विविधता होता है तो उस विविधता का अध्ययन गहराई से कौन करता है, समाजशास्त्र करता है, और इसी विविधता का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। और ये अगर अध्ययन नहीं करेंगे तो यहाँ के समाज को और यहाँ के समाज को नहीं समझ पाएंगे। तो एनसीईआरटी का सार कुल मिलाकर यही है कि यह समाज का अध्ययन करता है, सामाजिक परिवर्तनों को समझता है और समाज को भी समझने का प्रयास करता है। तो फ्रेंड्स, हमने परिचय में समझा समाजशास्त्र क्यों जरूरी है, समाजशास्त्र हमें क्या बताता है और समाज का कैसे हम लोगों पर प्रभाव होता है। तो परिचय में बेसिकली पूरा सार बताया गया चैप्टर का। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति, मतलब समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, समाजशास्त्र को शब्द इस समाजशास्त्र के अर्थ निकाले तो क्या निकलता है। देखिए, समाजशास्त्र दो भाषाओं के योग से मिलकर बना है। पहला भाषा है सोशियस, सोशियस भाषा ये लैटिन भाषा है, और दूसरा भाषा है लोगोस, ये ग्रीक भाषा है, ये ग्रीक भाषा है।
देखिए सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान। अब अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालें, यानी समाजशास्त्र का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो शाब्दिक अर्थ यही हो जाएगा, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन ही समाजशास्त्र है। समाज का वैज्ञानिक अध्ययन ही समाजशास्त्र है। समाज का वैज्ञानिक अध्ययन ही समाजशास्त्र है। अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इमैनुअल जोसेफ सीएस ने किया था 1780 में। इमैनुअल जोसेफ सीएस ने 1780 में सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। अब बात करते हैं समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया। तो समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले या व्यवस्थित रूप से अध्ययन, आप कह सकते हैं व्यवस्थित रूप से अध्ययन किसने किया, तो वो है हमारे ऑगस्टे कॉम्टे। व्यवस्थित रूप से अध्ययन किए ऑगस्टे कॉम्टे ने। ऑगस्टे कॉम्टे अब कब करते हैं, ये करते हैं 1838 में। और एक बात, इन्होंने समाजशास्त्र का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें समाजशास्त्र का जनक भी माना जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। अब एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। ऑगस्टे कॉम्टे ने बहुत सारे सिद्धांत दिए थे। जैसे उन्होंने एक सिद्धांत दिया था प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत। प्रत्यक्षवाद को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिविज्म। प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत या कह सकते हैं पॉजिटिविज्म। इन्होंने प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया और दूसरा सिद्धांत दिए थे ये थ्री स्टेजेस सिद्धांत। अब ये दोनों सिद्धांत किसने दिया था, ये दोनों सिद्धांत दिए थे जो हमारे समाजशास्त्र के जनक हैं ऑगस्टे कॉम्टे ने। अब थ्री स्टेजेस सिद्धांत क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं और फिर हमारा समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति समाप्त हो जाएगा। बात करते हैं ऑगस्टे, ये प्रत्यक्षवाद थोड़ा सा डीप हो जाएगा इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन ये थ्री स्टेजेस सिद्धांत मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये समाजशास्त्र के हिसाब से आपको जानना भी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं ऑगस्टे कॉम्टे के बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने यहाँ आपको समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति में सिर्फ 3 बातें बताया। पहला ये बताया कि भैया ये 2 भाषाओं के योग से मिलकर बना है। पहला भाषा है सोशियस, दूसरा है लोगोस। सोशियस का अर्थ क्या होता है, समाज, और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान। इस हिसाब से समाज का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। फिर उसके बाद सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, हमने बताया इमैनुअल जोसेफ सीएस ने किया था। फिर उसके बाद मैंने बताया ऑगस्टे कॉम्टे ने समाजशास्त्र का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया। फिर उसके बाद ऑगस्टे कॉम्टे ने कुछ सिद्धांत दिया था। पहला दिया था प्रत्यक्षवाद का, पहला नहीं ऐसे भी बहुत कुछ दिया था लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। और दूसरा मान लो थ्री स्टेजेस सिद्धांत। अब ये प्रत्यक्षवाद सच बताएं तो ये एकदम जब आप हायर एजुकेशन लेते हैं, बीए करते हैं या एमए करते हैं तब वहां पर पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में ये सब नहीं दिया है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं। थ्री स्टेजेस सिद्धांत मतलब इनका मानना था, ऑगस्टे कॉम्टे का मानना था, ऑगस्टे यहां लिख देता हूं, ऑगस्टे कॉम्टे का मानना था जो हमारा समाज होता है ना वो 3 अवस्थाओं से गुजरता है। हमारा समाज 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला अवस्था क्या है, पहला अवस्था है धार्मिक अवस्था। दूसरा अवस्था क्या है, दूसरा अवस्था है दार्शनिक अवस्था। और तीसरा अवस्था है वैज्ञानिक अवस्था। अब किसी भी समाज में अचानक से वैज्ञानिक अवस्था नहीं आ जाता है। उसके पहले 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होता है धार्मिक अवस्था, एक होता है दार्शनिक अवस्था। तो अगर हम एक लाइन में कहें तो थ्री स्टेजेस सिद्धांत ऑगस्टे कॉम्टे का क्या था, तो ऑगस्टे कॉम्टे का थ्री स्टेजेस सिद्धांत ये मानते हैं कि कोई भी समाज 3 अवस्थाओं से होकर गुजरते हुए फिर वो वैज्ञानिक अवस्था तक पहुंचता है। वैज्ञानिक अवस्था में वो तर्क पर बल देता है, प्रमाण पर बल देता है, वहां पर प्रमाणिकता होती है, प्रमाण पर बल देता है।
जबकि धार्मिक अवस्था में समाज धर्म के आधार पर चलता है। समाज कैसे चलता है? धर्म के आधार पर चलता है। समाज धर्म के आधार पर चलता है। और ये जो दार्शनिक अवस्था आता है, ये मध्यकालीन या संक्रमण अवस्था कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी समाज में नए नए विचारक आते हैं। जैसे आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मॉन्टेस्क्यू आते हैं, रूसो आते हैं। यहाँ तक कि नेपोलियन का कथन है कि अगर रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती। तो मतलब किसी भी समाज में दार्शनिकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज को वही लोग दिशा देते हैं, नए नए विचार वही लाते हैं। तो दार्शनिक अवस्था में क्या होता है कि नए नए विचार आते हैं। अब जब नए नए विचार आते हैं, उससे समाज थोड़ा सा जागरूक होता है। फिर वो प्रामाणिकता के आधार पर, तर्क के आधार पर समाज को देखने की कोशिश करता है। और जब प्रामाणिकता के आधार पर, तर्क के आधार पर समाज को देखने की कोशिश करता है, उसे ही तो कहते हैं वैज्ञानिक अवस्था। तो थ्री स्टेजेस सिद्धांत क्या था ऑगस्टे कॉम्टे का? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं आपको प्रत्यक्षवाद भी समझा दूं, लेकिन ये वीडियो बहुत डीप हो जाएगा और क्लास 11 के टॉपिक में इतना दिया नहीं है। यहाँ तक कि इस सब शब्द की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा बताया था, वो भी बताया नहीं है, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि परिचय में हमने क्या बताया और समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति में हमने आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट बताए। तो आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। हम अगला टॉपिक उठाएंगे समाजशास्त्र का परिचय। वहां हम देखेंगे परिभाषा, फिर उसके बाद समझेंगे समाजशास्त्र कैसे आया, उसका उस विषय की उत्पत्ति कैसे हुई। कह सकते हैं जैसे मनुष्य जन्म लेता है, वैसे समाजशास्त्र विषय जन्म कैसे लिया, कैसे इसको अध्ययन किया जाने लगा। तो फिर हम वहां पढ़ते हैं इसका अध्ययन पहले जैसे आज क्लास 11 के टॉपिक में हम करते हैं वैसे नहीं होता था। तब विश्वविद्यालयों में केवल पढ़ाया जाता था। फिर धीरे धीरे ये बहुत सारे जगह फैला, निम्न एजुकेशन में भी इसे शामिल कर लिया गया। जो 11-12 की एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में नहीं, पहले पहले हायर एजुकेशन में ही पढ़ाया जाता था। तो फिर वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, अगला टॉपिक है हमारा। तो आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना यार, और कमेंट में बताना पढ़ाने का तरीका कैसा है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मुझे लगता है बस मेरे अंदर एक कमी है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ाता हूँ, मुझे थोड़ा सा स्लो पढ़ाना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट में मेरा मतलब कह सकते हैं मूल्यांकन करके आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।